नमस्कार मेरे प्यारे विद्वानों, मेरे प्यारे देश के भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे देश के राष्ट्र निर्माताओं। आज हमें एक जिस पॉइंट को स्टार्ट करना है उस पॉइंट का नाम है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई के बेसिकली दोहा क्रमांक इन्होंने लिख रखे हैं, 1 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि 1 नंबर वाला जो दोहा है उसमें तो बेसिकली यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 16 और 18 वाला जो पॉइंट है वो अलग अलग टीकाकार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग उसकी सिचुएशन जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन नो डाउट आपको यहाँ पर जिस टीका के बारे में जिसका क्रम या जिसका सीक्वेंस हमको लर्न करना होगा वो बेसिकली हमारे पास नाम है बिहारी रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो लिखा गया बिहारी रत्नाकर है उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। और इसमें इसकी जो बिहारी की थ्योरी के अलावा, जीवन परिचय के अलावा ये 1 नंबर, 16 नंबर और आपके पास 18 नंबर वाला दोहा क्या कहता है इसके बारे में जानकारी लेनी है। बेसिकली वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके जो दोहे हैं वो छोटे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपके पास आते हुए नहीं दिखाई देते। और फिर यहाँ से आप आगे की तरफ जब चलते हो तो आपके पास एक द्वंद्वात्मक प्रश्न आता है। उसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख करके देंगे कि ये जो बिहारी सतसई है, इस बिहारी सतसई को किसके द्वारा लिखा गया? बिहारी के द्वारा लिखा गया है। उसमें वहाँ पर दोहे हैं। सतसई का मतलब होता है 700, 700 उसका मीनिंग होता है कि 700 उसमें दोहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या 713 हैं कि 16 है कि 19 है? ये आपके लिए एक प्रश्न है जिसमें से आप इसमें से क्या इसका उत्तर लेंगे कि अगर आपके पास आ जाता है, क्योंकि सतसई का मतलब 700, पर यहाँ पर ऐसा कि 713, 716 या 719 में से आप यहाँ पर कौन से वाले पॉइंट को हाईलाइट करते हैं? एक पॉइंट ये भी अपना मुख्य रहेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके दें कि इसका आंसर यहाँ क्या होगा। चलते हैं आगे की तरफ। नाम है आपके पास यहाँ पर बिहारी सतसई, दोहा क्रमांक 1, 16 और 18 नंबर के जो है 3 दोहों की बात की गई है। सबसे पहले अगर बिहारी के परिचय के बारे में देखें तो ये बेसिकली इनका जो जन्म वाला जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर एक ऑथेंटिक सोर्स की बात करें, उस ऑथेंटिक सोर्स का नाम है आपके पास NCERT। उसके अकॉर्डिंग बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में है ना, 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता और ओरछा चले गए, या जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य की शिक्षा पाई। इट मीन्स अगर कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो काव्य जगत की दुनिया जैसे रहता है ना कि संगतकार का एक संगत का असर पड़ता है, तो उसी प्रकार से जब अगर आप यहाँ पर ही देखोगे तो उनसे जो बिहारी है उस बिहारी की काव्य पर, इट मीन्स बिहारी के दोहे पर, मेन तो दोहा और सोठा है, तो बिहारी के जो दोहा और जो सोठा है उस दोहा और सोठा पर या उसके काव्य जगत पर, उनके काव्य जगत पर जिनका एक किसी का इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है तो वो नाम है आपके पास यहाँ पर क्या? केशवदास, है ना। फिर आगे यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए, ये जो है आपके पास हो गई बातें। फिर आगे देखें तो पिता का नाम इनके क्या था? तो आंसर है केशव राय। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। ये जनरल टाइप के चीज़ें हैं, प्रश्न अपने पास नहीं है। जन्म स्थान जरूर आ सकता है, ये बात का थोड़ा ध्यान रखें। फिर आगे बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। और जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक फेमस राजा का नाम आता हुआ दिखाई देगा जिनका नाम है राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की अगर बात की जाती है तो बिहारी उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं वहाँ पर रहे हैं। और इस प्रकार की चर्चाएँ भी चलती है कि ये जो राजा जयसिंह है जब ज़्यादा ही भोग विलास के साधनों में डूब जाता है, ज़्यादा ही भौतिकतावाद की तरफ डूब जाता है, राजकाट के पूरे जो कार्य है वो छोड़ देता है, तो आम तौर पर राजा से किसी की कहने की हिम्मत नहीं होती। तब वहाँ पर कोई एक विद्वान जो उनके राज्य में, जो उनके साथ में वहाँ पर हैं, जिनका नाम है बिहारी, वो एक दोहे के माध्यम से इनको अन्योक्ति रूप में बातें रवाना इनकी तरफ करते हैं। और इनको समझ में आता है कि राजा जयसिंह को कि हाँ, मुझे जनता ने जिस बात के लिए बनाया है वो भोग विलास के लिए नहीं बनाया है, मुझे यहाँ पर जनता के लिए कोई कामकाज करना चाहिए। तभी तो वहाँ पर पंक्तियाँ निकलती हुई दिखाई दी थी उसमें कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल।
तो बेसिकली ये है कि भौरा भी कली के पास तभी तक मंडराता है जब तक उसके पास फूल और उस फूल में परागकण उपलब्ध होते हैं। लेकिन हे राजा जयसिंह, जब तेरे इस प्रकार के कामों से यहाँ पर मन भर जाएगा तब तू फिर किसके पास जाएगा? और उस समय यदि जनता जनार्दन के पास जाएगा तो फिर जनता तेरा सपोर्ट करने वाली नहीं है। तो ये इस प्रकार की बहुत शानदार वाली जो बातें हैं वो उन्होंने वहाँ पर लिखी हैं। फिर आगे इनका जो देहावसन का जो समय है, देहांत का समय है 1663 माना जाता है। बिहारी की एक रचना जिसका नाम है सतसई उपलब्ध हैं, जिसमें उनके लगभग, है ना। अब यहाँ पर ये जो शब्द है सतसई, इसका मतलब होता है बेसिकली द्विगु समास का एग्जाम्पल भी है। सतसई 700 पदों का समूह। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें जो बिहारी रत्नाकर है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई है, इसमें यहाँ पर 713 दोहे जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल दांगी जी का आंसर जो है यहाँ पर सही है। तो इसमें अगर अपन देखें तो अपने को ये है कि सतसई का मतलब होता है 700। फिर यहाँ से आप एक काम करो कि आप अभी जो है वो ये याद करें, लेकिन मान लो 713 ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको 716 भी याद होना चाहिए। अगर 713 नहीं है, 716 नहीं है तो 719 सबको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये जो इस प्रकार की आपके पास बातें आती है, ऐसा इसलिए क्योंकि बिहारी सतसई के छंदों को लेकर के, इट मीन्स वहाँ पर दोहा छंदों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, और इसलिए उसमें वहाँ पर ऐसा कि 713 हैं, 716 हैं या 719 है, ये तीन बातें उसमें आती हुई दिखाई देती है। लेकिन अभी आप यहाँ पर जिसको याद रखने का प्रयास करेंगे वो है आपके पास कौन सा? बिहारी रत्नाकर, क्योंकि एक राम वृक्ष बेनीपुरी की भी टीका आती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसमें वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो इसको जिसको यहाँ पर अगर कहा जाता है, जिसको देखा जाता है, जिसको प्रचलन में लिया जाता है, वो रचना अपने पास यहाँ पर कौन सी है? बिहारी रत्नाकर है, जिसको जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया था, और इसमें यहाँ पर 713 वाला उत्तर आता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं यहाँ से आगे। इस कविता मतलब बेसिकली इनकी जो बातें हैं, अगर जैसे कहीं बात आ जाए कि कौन से रस के ये विद्वान हैं, तो आंसर आएगा इसमें श्रृंगार रस। और श्रृंगार के दोनों ही जो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक अपने पास संयोग और दूसरा वियोग, दोनों ही संयोग भी और वियोग भी, है ना। इस कविता श्रृंगार रस की इसलिए नायक नायिका या नायिकी वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इन्हें पर्याप्त मात्रा मिलती है। बेसिकली यहाँ पर जो आश्रय और जो आलम्बन, जिसे विषय भी हम यहाँ पर कहते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर धुआंधार तरीके से इन्होंने अपनी बातों को चित्रित किया है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ हद तक ब्रज हैं, पर वह भी साहित्यिक बुंदेलखंड से अधिक दिनों तक रहने के कारण कहीं कहीं इनके इसमें यहाँ पर बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, और एकाध और, है ना। फिर यहाँ से चले आगे। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे, और वहाँ उन्हें पर्याप्त धन, और पता चला कि हर एक दोहे के लिए, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें लिखी उसने कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सोबंध्यो आगे कौन हवाल, तो वहाँ पर राजा जयसिंह बताते कि इतना खुश होते हैं कि हर दोहे के लिए इन्हें असरफी देने की जो है वहाँ पर बात कर दी, है ना। तो वहाँ उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। अब देखो एक कितना प्यारा कोटेशन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, और क्या तक कह दिया यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। पूरे यूरोप में, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ जिस बात या जिस सेंस को लेकर के जाता है कि ये इस प्रकार की बातें किसी विद्वान विशेष के लिए कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको प्रश्न कैसे आ सकता है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी के समान नहीं है, ये कथन किसका है? तब वहाँ पर ये कहेंगे कि गार्सा दत्तासी का है, या जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या प्लेटो का है, अरस्तू का है, तो उत्तर देना पड़ेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बिहारी के लिए बात कही थी। अब यहाँ पर वर्ण विषय में बेसिकली यही है कि वर्ण विषय के अंतर्गत देखते हैं तो श्रृंगार रस रिलेटेड इन्होंने वस्तु लिखी है। कविता का मुख्य विषय इनका श्रृंगार रहा है, और उन्हें श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग, संयोग जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन होता है, संयोग वियोग का मतलब जब नायक नायिका के बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग, इट मीन्स दोनों ही पक्षों का उन्होंने चित्रण किया है। फिर आगे भक्ति भावना, श्रृंगारी कवि हैं, भक्ति भावना राधा कृष्ण की प्रति हैं।
बेसिकली यहाँ पर इनके जो भक्ति भावना के केंद्र में इन्होंने कहीं ना कहीं जिसको लिया या रखा, वो नाम इसमें यहाँ पर क्या है, तो वो है राधा। कृष्ण के प्रति बात आती हुई दिखाई देती है और जहाँ तहाँ प्रकट होती है। भाषा आगे देख लिए उसमें कि ब्रज भाषा है, लेकिन पूर्वी हिंदी, उसके साथ साथ में आपके पास बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी आए हैं, किंतु ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें वहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं देते, है ना। मतलब अगर अपन इसमें सेंस में अगर कहें तो एक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव रहेगा वो टाइटल आपके पास क्या रहेगा, तो वो उसमें वहाँ पर रहेगा ब्रज। शैली की जब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार की शैली, जिसमें माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। अब माधुर्य का मतलब अगर अपन देखें तो यहाँ पर मधुरता जिसमें भाव हो, है ना, जो हमारे कानों को जो बढ़िया लगती हो, जो कर्ण प्रियता को बढ़िया लगती हो, वो है माधुर्य। व्यंजना शब्द का मतलब होता है आमतौर पर कि माधुर्य तो है, कानों को तो अच्छी लग रही है, लेकिन व्यंग्यात्मक बाण की तरफ है, मीठी मीठी बातें जा रही हैं। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली। प्रसाद गुण का मतलब होता है कि ऐसी बात जिस प्रकार से सूखी लकड़ी में यदि अगर आग लगा दे तो एक झटके में ऊपर से नीचे तक फैलती हुई दिखाई देती है। इसलिए इनके द्वारा लिखे गए शब्द ऐसे हैं जो आम तौर पर यदि अगर आप शब्द को देखते हो तो पूरे उसमें जो है आपके जहन में फैल जाते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर चमत्कार पूर्ण शैली की भी बात आती हुई दिखाई देती है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, रस मुख्यतः तो श्रृंगार रस है, अपने को यही याद रखना है। और श्रृंगार के दोनों ही पॉइंट, संयोग भी और वियोग भी, लेकिन आगे की शांत, हास्य, करुण आदि रसों की भी जो है उदाहरण कहीं कहीं मिल जाया करते हैं। छंद अपने को यहाँ पर मेन याद रखना है, दोहा। दोहा से बाहर निकलोगे तो फिर दोहा और सोठा। फिर यहाँ पर दोहा और सोठा से जो है अगर अपन देखें इसमें तो दोहा और छंद, इसमें दोहा और सोठा दोनों ही बातें आती हुई दिखाई देती है। पर आगे इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है और मैं जानता हूँ कि आप ये जानते हैं कि बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहारी के दोहे जो है वो कौन सी शैली के हैं, समाज शैली के हैं, व्यास शैली के हैं, किसके हैं, तो क्या आप जानते हैं कि समाज शैली क्या होती है? नहीं जानते हैं तो एक बात से इसको समझ आइए। बेसिकली आप कहते हैं कि गागर में जो है वो आपके पास सागर भरने का दमखम रखते हैं। तो ये जो पॉइंट आपके पास आता है, इसका मतलब है समास का मतलब होता है संक्षेप करना, और कोई जरा सा छोटे से छोटे शब्दों की सहायता से बड़ा का बड़ा पहाड़ का वर्णन करने का दमखम रखते हैं, वो नाम आपके पास है यहाँ पर बिहारी। समास शब्द का मतलब यही होता है, समास का मतलब संक्षेप। और शब्द तो यहाँ पर कम रहेंगे लेकिन उसमें वहाँ पर पूरा का पूरा सागर भरा हुआ रहेगा, उसी को हम यहाँ पर बिहारी कहते हैं और उसी को हम समाज शैली कहते हैं। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो रचना है वो समाज शैली में आपको आती हुई दिखाई देती है। अलंकार इनकी रचनाओं में यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, है ना। अन्योक्ति अलंकार के तो बहुत धुआंधार जो है इन्होंने एग्जाम्पल वहाँ पर लिखे ही हैं। अतिशयोक्ति आप जानते ही हैं, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। अन्योक्ति का मतलब होता है कि माध्यम किसी और को बनाते हैं और निशाना जब किसी और पर मारते हैं तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है अन्योक्ति। सांग रूपक, सांग रूपक का मतलब ये होता है कि जब अगर, क्योंकि रूपक में क्या होता है, एक दूसरे में आरोप होता है, तो जब उपमान में उपमेय का जब आरोप हो रहा होता है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति इसमें यहाँ पर आती है कि उसके अंगों का भी, सिंपल से एग्जाम्पल समझ लेना कि बाई चांस अगर पूरी बॉडी का जो है उसमें वहाँ पर आरोप हो ही रहा है, लेकिन उसके हाथों का भी, उसके नाक का भी, उसके दांत का भी, उसकी आंखों का भी, उसके कान का भी, उनके बालों का भी, उसके जो है पेट का भी, आदि बातों का भी एक दूसरे में जब आरोप किया जाता है तो वो शब्द कहलाता है सांग रूपक। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें अतिशयोक्ति, एक शब्द है अन्योक्ति, और एक यहाँ पर आपके पास सांग रूपक बिहारी को विशेष रूप से प्रिय अलंकार हैं। फिर आगे देखें इसमें, अब यहाँ से चलेंगे सीधे, जो कि इनके जो परिचय के बारे में इतनी बातें भी आप लोगों के लिए बहुत है। अब यहाँ पर बिहारी सत्सई में जो दोहा क्रमांक जो बिहारी रत्नाकर है उसका पहला जिस दोहे की अगर बात आती है तो वो ये है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुती होय, है ना।
ये जो है इसमें यहाँ पर बात कही गई है। इससे रिलेटेड बेसिकली जो एक दो शब्दार्थ हैं, भव बाधा, भव संसार, भव जगत, विश्व दुनिया। बाधा का मतलब वही एक कष्ट है, तो संसार के कष्ट हरने वाले, जन्म मरण का दुख को हरने वाले भव बाधा। नागरी का मतलब होता है चतुर, श्रेष्ठ। फिर यहाँ पर झाई का मतलब होता है छाया, हरित का मतलब है हरि, और द्युति का मतलब होता है द्युति, या इसका मतलब होता है चमक। अब बेसिकली क्या है कि जब इस प्रकार की बातें आती हुई यहाँ पर दिखाई देती है इसमें, तो सभी अपने अपने ढंग से अलग अलग एंगल से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं इसमें। और प्रस्तुत करने का मतलब है कि जैसे अगर कहें इसमें यहाँ पर 3-4 अर्थ भी मिलते हैं, लेकिन एक सर्वाधिक पॉपुलर वाला और काम का आपके पास कौन सा हो सकता है, उसको अगर अपन यहाँ पर देखें तो वो मीनिंग की तरफ यहाँ से रवाना होंगे, है ना। जैसे नीले और पीले रंग, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एक तरफ अगर हमारे पास नीला रंग है, दूसरी तरफ हमारे पास पीला रंग है, तो नीले और पीले को मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। बोले ठीक है। कृष्ण के अंग का रंग, इट मीन्स यहाँ पर कृष्णों के अंगों का रंग जो है वो नीला है, और राधिका का कंचन वर्ण, इट मीन्स यहाँ पर कंचन सोना, सोना इट मीन्स हल्का सा पीला सा, राधिका का कंचन वर्ण पीला, इट मीन्स यहाँ पर नीला और पीला दोनों को मिलने से हरा रंग प्रफुल्लता के साथ आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसी में फिर आगे कि राधिका से मिलते ही श्री कृष्ण खिल उठते हैं। और आगे अगर अपन देखें यहाँ पर ये व्याख्या इसकी, यह दोहा बिहारी सस्यई के पहले दोहे मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। मंगलाचरण शब्द का मतलब मैं जानता हूँ कि आप ही जानते हैं कि मंगलाचरण क्या होता है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई इस प्रकार की बातें लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ पर किसी सज्जन पुरुष के आशीर्वाद लेने की परंपराएं चलती है, तो उस शब्द को यहाँ जिस नाम से या उनकी स्तुति का गान करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो शब्द कहलाता है मंगलाचरण, है ना। मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने राधा की स्तुति की है। अब यहाँ पर राधा इट मीन्स एक सज्जन पुरुष के रूप में, सज्जन स्त्री के रूप में जो है उनके आशीर्वाद के साथ में अपनी बातों को फिर स्टार्ट करना। और थोड़ा बहुत अगर आप भी देखोगे यहाँ पर, तो एक दोहे से लेकर के 700 दोहे तक जाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, नॉर्मल काम तो है नहीं। इस प्रकार की बातें अपने को उसमें वहाँ पर होनी चाहिए, है ना। राधा जी को अतिशयोक्ति के माध्यम से बड़ा चढ़ाकर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर यही कि नीला प्लस पीला बराबर हरा। अब यहाँ पर यह है कि नीले जब पीले में मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको हरा कर देगा। तो यहाँ पर इस बात को देखने के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अतिशयोक्ति जैसी बात आती हुई दिखाई दी है। कवि कहते हैं कि हे चतुर राधिका, राधिका को जो है वो नागरी शब्द के रूप में जब डिफाइन किया गया तो यहाँ पर उसका जो पॉइंट लिया गया वो है चतुर, है ना। चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्ट हरण कर ले। कवि कहते हैं कि हे चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्ट हरण कर ले। कवि कहते हैं कि आपकी तो परछाई झलक पड़ने से ही श्याम वर्ण श्री कृष्ण हरे रंग में बदल गए। आपकी परछाई उनके ऊपर पड़ने से ही जो उनका श्याम वर्ण था, नील वर्ण था, वो श्याम नील वर्ण जो है वो हरे रंग में परिवर्तित होते हुए दिखाई दिए। तो ये बात बेसिकली यहाँ पर अतिशयोक्ति जैसे आती हुई दिखाई देती है। या इसका अर्थ यह है भी ले सकते हैं कि राधिका की परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो हे चतुर राधिका, तो मेरा भी जो है वो दुख या जो कष्ट है उसको दूर करो। इसलिए आप तो मेरे सांसारिक कष्ट दूर कर सकते हो, अथवा मुझे इस जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का जो छूट होता है सिस्टम, इससे आप छुटकारा दिला सकती हो। फिर यहाँ पर विशेष क्या है, तो पहली बात तो यह है कि इसमें यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बाई चांस अगर इस प्रकार की बात आ जाए तो नागरी शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति। आप शब्द शक्ति तो जानते हैं कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर उन्हें लक्षणा शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बेसिकली लक्षणा का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमारी जो मुख्य बात होती है, जो सांकेतिक बात होती है, जो शब्दकोशी बात होती है, वो मीनिंग देने में सक्षम नहीं होती, तब वहाँ पर लक्षणा काम करता हुआ दिखाई देता है। उसे यहाँ पर कहा गया है लक्षणा, है ना। अभंग श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली श्लेष अलंकार का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं,
लेकिन मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं कि अभंग श्लेष अलंकार क्या होता है। जब श्लेष अलंकार की बात आती है तब वहाँ पर ये रहता है कि शब्द एक है, लेकिन उस एक शब्द में अनेक अर्थ जब चिपके हुए रहते हैं, जब एक शब्द होता है उसमें जब अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। पर श्लेष अलंकार में हम यहाँ पर जाएँ तो दो बातें आई कि एक होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सभंग श्लेष। यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम किसी शब्द विशेष को तोड़े नहीं और बिना तोड़े ही जब किसी शब्द विशेष का खंडन न किया जा सके, उसे तोड़ा न जा सके, उसका विच्छेद न किया जा सके, फिर भी वो अपने अनेक अर्थ देने में जब सक्षम होता है तो उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो शब्द आपके पास क्या कहलाता है, उसे अभंग श्लेष कहा जाता है ना। और सभंग का मतलब होता है कि शब्द के टुकड़े करने पर, शब्द के टुकड़े करने पर जब वो अपने अनेक अर्थ देने को तैयार हो जाए तो उसे हम सभंग श्लेष के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अभंग श्लेष का भी प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है। आगे चलें फिर यहाँ से बिहारी सस्यई दोहा क्रमांक आपके पास 16, पहला आपके पास, उसके बाद आप पहले के बाद 16 और एक आपके पास जो है इसमें 18 नंबर। 16 में क्या है, झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सूर तरु की मनु सिंधु, सूर तरु की मनु सिंधु मैं लस्ती अपलव डार। सूर तरु इट मीन्स अगर पर्यायवाचियों की पकड़ है तो आप जानते हैं कि ये कल्प वृक्ष को कहते हैं। सिंधु को अगर आपके पर्यायवाची की पकड़ है तो आप जानते हैं कि समुद्र सागर से जो है यहाँ पर इस शब्द का मतलब होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या बातें हैं इसमें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका के कानों में पहने जाने वाले, इट मीन्स कर्णाभूषण, कान कर्ण प्लस आभूषण कर्णाभूषण, कानों में पहने जाने वाले आभूषणों की शोभा का वर्णन किया है। नायिका की द्युति इट मीन्स चमक, नायक के समक्ष इस आभूषण की शोभा का वर्णन करते हुए उसकी द्वितीय नायक से कहती है कि नायिका ने कानों में जो झुलमुली धारण कर रखी है उसकी अपार आभा महीन वस्त्र के भीतर से प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब है कि वो इतने चमक रहे हैं कि जो वस्त्र महीन पहन रखे हैं उसके भीतर से भी उसकी चमक बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही कर्णाभूषणों की, है ना। फिर आगे जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र के भीतर कल्पतरु आया था ना, उसमें वहां पर सूरतरु को कल्पतरु, वहां पर आया था सिंधु इट मीन समुद्र के भीतर कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाल शोभायमान हो रही है कि समुद्र के भीतर हैं लेकिन फिर भी वो शोभायमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसे यहाँ पर पॉसिबल हैं। आगे प्रस्तुत दोहे में रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि की गई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्रृंगार रस रिलेटेड एग्जाम्पल हैं। अब ये है कि नायिका का इतना आभामंडल होना, उसके कर्णाभूषणों का इतना आभामंडल होना, जो इस बात का यहाँ पर चरितार्थ करता है कि आश्रय बना दिया गया नायक को। इट मीन्स यहाँ पर नायक के अंदर रति नामक स्थायी भाव पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है। आलम्बन नायिका को बनाया गया है, विषय नायिका को बनाया गया है कि नायिका इस प्रकार से है, यहाँ पर उसके कर्णाभूषण और उसकी इतनी यहाँ पर चमक दमक है कि नायक के अंदर रति नामक स्थायी भाव जन्म ले रहा है। फिर यहाँ पर आया अनुप्रास भी है इसमें। अब अनुप्रास की अगर अपन बात करें अलंकार में तो पहली पंक्ति इट मीन्स आपके पास यहाँ जो आती हुई दिखाई देती है। जब अगर आप ये देखो कि ये झुलमुली झलकती है ना, तो झुलमुली झलकती वाला झ इट मीन्स आपके पास यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होना अनुप्रास के संदर्भ में बात जाती हुई दिखाई देती है। वस्तुत प्रेक्षा मतलब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो जो संपूर्ण दोहा है वो कहीं ना कहीं वस्तुत प्रेक्षा का भी उदाहरण होता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः आप जानते होंगे कि ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ये 3 प्रकार का होता है। उत्प्रेक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उत्प्रेक्षा के कॉन्सेप्ट में जो मेन जो शब्द आता है वो आपके पास क्या है, इसमें संभावना। जब एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। ये 3 भागों में आपके पास यहाँ पर बढ़ती है। कौन आंसर है, उत्प्रेक्षा, जिसमें से एक आपके पास यहाँ पर नाम आता है हेतुत्प्रेक्षा, दूसरा इसमें नाम आएगा वो है वस्तुत्प्रेक्षा और तीसरा नाम इसमें यहाँ पर आता है वो है इसमें फलोत्प्रेक्षा। तो जब इस प्रकार की बात इसमें यहाँ पर अगर देखते हैं तो उसमें से उन्होंने लिया वस्तुत्प्रेक्षा,
इट मीन्स बाई चांस अगर अपने से हाईलाइट कराएं तो पता होना चाहिए। वस्तुत प्रेक्षा का मतलब भी यही होता है कि एक वस्तु का जब दूसरी वस्तु में, है ना, उसे हम यहाँ पर वस्तुत प्रेक्षा के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं। फिर यहाँ पर बिहारी से सही दोहा क्रमांक 18 में अगर अपन देखें तो कीने हूँ कोटि के जतन अब काही काड़े काड़े कोनु भो मन मोहन रूपू मिली पाना मैं को लोनू। बेसिकली ये किस बात की तरफ इंगित करता है, तो इसमें यहाँ पर है कि नायिका मोहन के रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गई है। अब यहाँ पर जो है, जो आपका पहला पॉइंट था, उस पहले पॉइंट से अगर हम यहाँ की तरफ अगर चले तो उसने ये कहा कि नायिका जो है मोहन के रूप के प्रति अत्यधिक क्या हो गई, तो आंसर आया कि आसक्त हो गई। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका आश्रय और विषय वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, है ना। उसकी सखी उसे बार बार ये कहती है कि प्रेम की इस दुर्गंध को छोड़ दे। इट मीन्स यहाँ पर नायिका मोहन के प्रति जब अत्यधिक आसक्त हो जाती है तो उसकी जो सखी होती है उसे कहती है कि ये छोड़, ये दुर्गंध है, इसको छोड़। नायिका का मन विवश है क्योंकि वह पूर्णतः नायक के लावण्य में, उसके रंग रूप में जो है फंस गई है। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी इसी असमर्थता को व्यक्त करती है। प्रस्तुत दोहे में नायिका इसी असमर्थता को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। इस बात का इसमें यहाँ पर चित्रण है। विशेष क्या है, प्रस्तुत दोहे में प्रौढ़ा नायिका की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। नायिका प्रौढ़ है, उसकी मन स्थिति, नायिका के एक निष्ठ प्रेम की झलक। अब यहाँ पर यह है कि जैसा रहता है ना वो एक तरफा वाला, तो एक तरफा यहाँ पर जो है वो प्रेम है। इसमें देखी जा सकती है नायिका का मनमोहन के रूप लावण्य में पूर्णतः निमग्न होना, उसे कहीं भी मोहन जैसा रूप नहीं दिखता। अलंकार क्या है, वृत्यानुप्रास, और वृत्यानुप्रास विशेष करके जो इसके आखिरी में जो शब्द हैं, जब हम दूसरी इसकी लाइन अगर बात करते हैं, दूसरी लाइन में कहीं काड़े कोनों में क की रिपीटेशन हुआ है, तो बेसिकली ये वृत्यानुप्रास का बोध कराता है। वृत्यानुप्रास कब होता है, तो जब किसी वर्ण की एक से अधिक बार या एक से अनेक बार जब आवृत्ति होती है तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है वृत्यानुप्रास। फिर आए वक्रोक्ति। संपूर्ण दोहे में वक्रोक्ति की भी बात आती है। वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति आपके पास इसमें यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत सिंपल शब्दों में वक्रोक्ति कॉन्सेप्ट को समझ लेना। जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ पर एक व्यक्ति, ये दो व्यक्ति, और ये आपके पास यहाँ पर तीन व्यक्ति, है ना। व्यक्ति जो है इसको जो है कहना चाहता है, तो यहाँ पर जो है इसमें ये है कि इसको यहाँ पर वक्रोक्ति जो है उसको न कह करके, जब अगर इस प्रकार की बात को डिसाइड करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम यहाँ पर इस संदर्भ में देखते हैं। वक्र का मतलब होता है वक्र धन उक्ति, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कि जब किसी टेढ़ी मेढ़ी उक्ति की सहायता से किसी को बात बताने का जब प्रयास किया जाता है तो उसे हम जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल कहलाता है वक्रोक्ति। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है आपके पास तीन दोहे हैं इसमें। तो पहला तो यह है कि आप इनकी पहली लाइन और ये जो है इसमें याद कर लेना। ऐसा इसलिए कि पूछ न ले कि ये पंक्ति किसकी है। बिहारी के ऐसे तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर दोहे हैं, लेकिन हम उनको याद इसमें नहीं कर सकते। पहला जो है अपने को यहाँ पर जिसको फोकस करना है वो फोकस इस बात करना है कि इनकी तीन ही पंक्तियाँ जो है वो कहीं ना कहीं याद हो जाए। चलते हैं इसमें यहाँ पर प्रश्नों की तरफ। कौन कौन से क्वालिटी वाले प्रश्न बन सकते हैं इन तीन दोहों के ऊपर और बिहारी जी के ऊपर, वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ए जयपुर, बी मथुरा, सी ग्वालियर और डी ओरछा। जल्दी से फास्ट आंसर देना है। जयपुर आंसर है 9, मथुरा आंसर है 9, ओरछा आंसर है 9। तो फिर इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास ग्वालियर, है ना। आंसर है इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिहारी को काव्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई? ए तुलसीदास से, बी रहीम से, सी केशवदास से और डी रसखान से। बिहारी को काव्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशवदास, डी रसखान। तो यहाँ पर इनकी जो है वो चर्चा नहीं है, इनके तो वो संपर्क में आए थे, लेकिन जब शिक्षा की अगर बात आती है तो नाम जो है वो इनका आता हुआ दिखाता है, इनसे यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? तो उत्तर अपने पास यहाँ पर इसमें सी।
चलते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला प्रश्न, बिहारी के पिता का नाम क्या था? ए जगन्नाथ दास, बी रहीम, सी केशव दास और डी केशव राय। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा आपके पास यहाँ पर जगन्नाथ दास नहीं, रहीम नहीं, केशव दास नहीं। इसका आंसर क्या है? तो वो है अपने पास यहाँ पर केशव राय, है ना। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट, बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी सतसई और डी सखियाँ। तो इसमें जो इसका उत्तर है पद्मावत नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी की, तुलसीदास की, बिहारी की बिहारी सतसई, सखियाँ इसके जो है आंसर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर क्या होगा? तो ये है अपने पास इसमें सी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संग्रहित है? अब देखो आपकी कहानी उलझी हुई है। 713, 716, 719। जब यहाँ देखोगे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या इस बात का रोना रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में? ये प्रश्न जो है कई बार जो हमारे नेशनल लेवल की जो अदर एग्ज़ाम होती हैं उसमें कई बार ये प्रश्न टकराया है। अब ऐसी स्थिति में हमको वहाँ पर माना कि चारों आंसर गलत हैं, ये तुमको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन जब अगर यहाँ पर चारों उसमें पता है तो फिर इसमें सबसे कम गलत कौन सा है? तो बात आई यहाँ पर कि सतसई शब्द का मतलब क्या होता है? तो सतसई का मतलब होता है 700। तो 700 पदों के समूह को सतसई के रूप में डिफाइन किया गया है। इसलिए इसका उत्तर जो है अपने को यहाँ पर क्या देने का प्रयास करना चाहिए? ये है इसमें बी, बंदे एक एटीट्यूड सीख लेना, है ना। क्या कि चारों उत्तर सही हैं, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? चारों उत्तर गलत हैं, सबसे कम गलत कौन सा है? 2 उत्तर सही हैं, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? ये इस बात का थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में, यहाँ पर इस खोखे में इतना, चूँकि एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज के साथ एक मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, जिस पर मुझे लगता है कि आप सब लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं होगा। इसका उत्तर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर किसने लिखी है? ए केशव दास, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो केशव दास ने नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं, किसने लिखी है? तो नाम आपके पास है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी रत्नाकर लिखी गई है। अगला, बिहारी की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी संस्कृत। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर, और खड़ी बोली में भी जो है उसका रूप कौन सा? तो आंसर यहाँ पर आता है कि साहित्यिक वाला रूप जो है इसमें जाएगा। तो आंसर इसमें यहाँ पर, आंसर जो है इसमें यहाँ पर ब्रज है ना, और ब्रज का भी जो है वो आपके पास कौन सा वाला पॉइंट? तो आंसर है इसमें साहित्यिक। उत्तर जो है यहाँ पर ब्रज, और ब्रज का भी इसमें क्या आंसर है? साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिहारी की कविता मुख्य रूप से किस रस पर आधारित है? क्या ये वीर रस पर है, श्रृंगार रस पर, भक्ति पर या करुण पर? तो बाकायदा वहाँ पर हमने उसमें देखा है उन चीज़ों को, इससे कनेक्शन नहीं, इसको कनेक्शन नहीं। और इसमें भी यहाँ पर 2 बातें और कि इनका जो टाइप्स होते हैं उसमें यहाँ पर श्रृंगार में भी संयोग और वियोग की द्वारा बातें जाती हुई दिखाई देती है। तो उत्तर है बी। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर के किस राजा के दरबार में बिहारी रहते थे? ए सवाई माधो सिंह, नो मान सिंह, नो मिर्जा राजा जय सिंह, यस भवानी सिंह। आंसर है यहाँ पर नो, है ना। और बिहारी के लिए तो बड़े शानदार शानदार जो है वो दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। एक भी बड़ा प्यारा जो है दोहा लिखा है, स्वारथ सुकृत श्रमुन व्यथा देखी विहंग विचारी। स्वारथ सुकृत श्रमुन व्यथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तो पच्छिनु न मारी। ये उस समय यहाँ पर औरंगजेब और जयसिंह को लेकर के इतना शानदार तरीके से वर्णन किया था कि जयसिंह के जब अगर कहीं उसको दिक्कत होती थी या जयसिंह जो है थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे होने लगता था, तो बिहारी अपनी दोहों के माध्यम से शानदार तरीके से बातें इनको यहाँ पर पहुँचा दिया करते थे। माध्यम तो किसी और को लेते थे, लेकिन निशाना इन पर मार दिया करते थे, है ना। तो आंसर क्या है इनका? सी। नेक्स्ट पॉइंट, किस विद्वान ने कहा था कि, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता?
पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ए, क्या ये जो है मैकाले ने कहा, या बी, क्या ये जॉर्ज ग्रीशन ने कहा, सी, क्या ये विलियम जोन्स ने कहा, या फिर ये डी मैक्स मुलर ने कहा। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है कि जॉर्ज ग्रीशन के ये शब्द हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिहारी की कविता का मुख्य विषय किस रस से संबंधित है? यह मुख्य विषय किस पर इन्होंने लिखा? क्या अपनी बातें भक्ति पर लिखी, श्रृंगार पर लिखी, वीर पर लिखी, या करुणा पर? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल वर्ण विषय जब अगर अपन बात करते हैं तब वहां पर उसका आंसर श्रृंगार जाएगा। इसका उत्तर है आपके पास वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहारी ने श्रृंगार रस के कौन कौन से पक्षों का वर्णन किया है? ए, संयोग बिल्कुल किया, बी, वियोग बिल्कुल किया, पर ये 50-50% हो गया। अब है ना, देखिए कभी कभी जब बातें अगर आपके पास आती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कलाकारों इस दुनिया के ये ध्यान रखना है, इसमें जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा एक मैनेजमेंट भी आपसे चाहती है। तब यहाँ पर इसका सटीक उत्तर क्या ले जाओगे इसमें? तो सटीक आंसर यहाँ पर आपके पास जाएगा संयोग और वियोग दोनों। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बिहारी की भक्ति भावना मुख्य रूप से किसके प्रति है? क्या इन्होंने अपनी भक्ति भावना में राम और सीता की बात की है, क्या शिव पार्वती की बात की है, या विष्णु लक्ष्मी की बात की है, या राधा कृष्ण की बात की है? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या होगा? राधा और कृष्ण की बात यहाँ पर की गई है। बाकी इसमें राम, सीता, शिव, पार्वती और विष्णु लक्ष्मी आदि की बातें नहीं है, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिहारी के काव्य में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं? उर्दू, फारसी, हल्का हल्का सा हाँ, बुंदेलखंडी हाँ, पूर्वी हिंदी हाँ, लेकिन यहाँ पर उनसे भी सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट क्या? उपयुक्त सभी। जैसे अपन ने कहा कि ब्रज भाषा तो मुख्य रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ कुछ शब्द उर्दू, फारसी, बुंदेलखंडी और पूर्वी के भी, हिंदी के भी इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो उत्तर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहारी ने अपने काव्य में किन छंदों का प्रयोग किया है? ए, रोला और कुंडलिया, बी, कवित्त और सवैया, सी, दोहा और सोठा, डी, चौपाई और दोहा। तो रोला और कुंडलिया का तो नहीं है, कवित्त और सवैया का तो नहीं है, दोहा का है लेकिन चौपाई का नहीं। एग्जैक्ट इसका जो आंसर जाएगा वो क्या है आपके पास? दोहा और सोठा, और इसमें से भी यहाँ पर दोहा इनका ज़्यादा प्रिय रहा है, तो आंसर इसमें क्या जाएगा? वो है अपने पास सी, है ना। चलते हैं, बिहारी की काव्य में कौन कौन से अलंकार प्रमुख रूप से पाए गए? अनुप्रास और श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांगरूपक, उपमा और रूपक, यमक और संदेह। बेसिकली इसकी चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है, पर यहाँ पर सबसे जो सटीक वाला जो पॉइंट जाएगा कि अतिशयोक्ति की बात के साथ साथ में अन्योक्ति, जैसे ये जब जब इन्होंने जयसिंह पर मारे हैं जितने दोहे, उसमें तो यहाँ पर अन्योक्ति का जबरदस्त तरीके से प्रस्फुटन होता हुआ दिखाई देता है ना। और उसके साथ में आपके पास सांग रूपक भी। सांग रूपक क्या होता है? ये अभी अपन ने कहा था कि जब उपमान में उपमेय का आरोप तो किया ही जाता है, लेकिन जब उसके अंगों का भी आरोप कर दिया जाए, आँख, नाक, कान, गले, पैर, पैठ का भी जब आरोप कर दिया जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? उसे सांग रूपक कहते हैं। फिर अगला 17, बिहारी सस्यई की प्रमाणिक टीका कौन सी है? बिहारी बोधिनी, बिहारी प्रकाश, बिहारी संजीवनी, या बिहारी रत्नाकर? तो इसमें यहाँ पर जो नाम जाता है वो क्या है? इसमें बिहारी रत्नाकर ये सबसे प्रमाणिक मानी जाती है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो दोहों की जब बात आती है तो 713 को एग्जैक्ट आकर के लेने का प्रयास किया जाता है। फिर आगे, बिहारी सस्यई में कुल कितने दोहे हैं? अब देखो, मतलब ये दो प्रश्न इस बात के लिए है कि आपका ये जो माइंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक संकुचित दुनिया में काम न करें। एक स्थिति ऐसी थी कि हम इस वाले उत्तर को सही करके आए हैं, अब दूसरी वाली स्थिति ऐसी होगी कि इस वाले उत्तर को क्रॉस करके इसको सही करेंगे। यही है एग्जाम।
और यही है रट्टू तोतों से बाहर की दुनिया। और विशेष करके इसमें आपको यहाँ पर कि ठीक है उस परिस्थिति में वहाँ पर क्योंकि 500 700 900 1100 इस प्रकार के तो कोई है ही नहीं, तो उसमें फिर वहाँ पर 700। अब इसमें भी यहाँ पर आपके पास सटीक कौन सा, तो आंसर है आपके पास 713, है ना। तो ये जो बात आपके पास है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसी स्थिति में अपन घबराएं नहीं, विचलित ना हो और अपना उत्तर सही निशाने पर लगता हुआ दिखाई दे। चलते हैं अगला पॉइंट। कवि बिहारी ने अपनी कृति के प्रथम दोहे में, है ना, मेरी भव बाधा हरो, प्रथम दोहे में किसका स्मरण किया है? कृष्ण का, बी राधा का, सी शिव का और डी सरस्वती का। बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि प्रथम दोहे में जिसका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं मंगलाचरण के रूप में, वो उत्तर अपने पास क्या है? तो आंसर इसमें आया यहाँ पर राधा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। बिहारी ने अपने भक्ति संबंधित दोहों में किसे आराध्य माना है? ए शिव को, बी कृष्ण को, सी राम को, डी विष्णु को। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है अपने पास कृष्ण, न शिव, न राम, न विष्णु। आराध्य के रूप में जिसको लेकर के चलते हैं वो अपने पास उत्तर जाता हुआ दिखाता है यहाँ पर बी। चलते हैं 21। बिहारी सस्से में मुख्य रूप से किस भाषा के शब्दों की प्रधानता है? ए अवधी, बी संस्कृत, सी ब्रज और डी खड़ी बोली। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे वहाँ जो उत्तर देख कर क्या है उसके हिसाब से क्या आंसर था, उसी हिसाब से अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपके पास ब्रज, है ना। तो इसका आंसर क्या गया कि मुख्य रूप से किस भाषा के शब्दों की प्रधानता है, तो उत्तर जाएगा ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भव बाधा शब्द का अर्थ क्या है? ए सांसारिक कष्ट, बी भौतिक सुख, सी आध्यात्मिक ज्ञान और डी प्रेम। बिल्कुल, भव का मतलब होता है संसार, संसार से बन गया सांसारिक, है ना। और बाधा का मतलब होता है कष्ट, तो आंसर क्या जाएगा? सांसारिक कष्ट। उत्तर है अपने पास ए। ठीक, भव बाधा शब्द का अर्थ क्या हुआ? ए। फिर अगला पॉइंट, नागरी शब्द में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी जो है वो सभी। तो अपने वहां पर कहा था कि नागरी शब्द में जो टाइटल आपके पास आता हुआ दिखाता है वो है लक्षणा। लक्षणा का मतलब क्या होता है कि जब शब्द की वह शक्ति जो मुख्य अर्थ शब्दकोशी अर्थ देने में सक्षम नहीं होती, उससे अन्य, उससे जो है वहां पर कोई आरोपितार्थ अर्थ देने का प्रयास करती है, तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है लक्षणा। अभिधा क्या होती है? तो अभिधा, बिल्कुल सही जवाब। अभिधा क्या होती है इसमें? तो जो शब्दकोशी अर्थ देने में सक्षम हो वो अभिधा। व्यंजना क्या? जब कोई बात इन दोनों से न संभले, न अभिधा से न लक्षणा से, और फिर यहाँ पर व्यंग्यात्मक बाण मारना हो तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। बिहारी ने इस दोहे में किस रंग परिवर्तन की ओर संकेत किया है? इट मीन्स यहाँ पर बिहारी के पहले दोहे में कौन से रंग परिवर्तन की तरफ बात की गई है? ए लाल से हरे, बी नीले से हरा, सी पीले से नीला, या डी काले से सफ़ेद। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जिसकी बात की गई है कि नीले से हरे में परिवर्तित होना, है ना, नीले से हरे में परिवर्तन की बात होती हुई दिखाई देती है, तो आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने मतलब पहला दोहा जो है इस दोहे में किस छंद का प्रयोग किया है? इट मीन्स यहाँ पर जितने हैं सब दोहा वाली ही बातें आती हुई दिखाई देती है। उत्तर है कि क्या सोठा, बी चौपाई, सी दोहा और डी रोला। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर दोहा, है ना। फिर अगला पॉइंट, श्यामु हरित दूती हुई, श्यामु हरित दूती हुई का क्या अर्थ है? ए कृष्ण को हराने वाला, बी कृष्ण के शरीर का रंग हरा हो जाना, हरी हुई, है ना, हरित, हरित हरा हो जाना, कृष्ण के वस्त्र का रंग बदल जाना, और फिर इसमें यहाँ पर है कि कृष्ण का स्वरूप नष्ट होना। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या जाएगा कि कृष्ण के शरीर का रंग हरा हो जाना, ये जो है इसका आंसर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। आंसर क्या है इसमें? यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिहारी के इस दोहे में राधा का कौन सा गुण विशेष रूप से वर्णित है? ए उनके सौंदर्य का, बी उनका वात्सल्य का, सी उनकी विद्वता का, और डी उनकी चतुराई का। तो जो नागरी शब्द के संदर्भ में जिस पॉइंट को हम आगे की तरफ ले जाते हैं वो चतुराई से वहाँ पर मीनिंग
लिया गया है, इसलिए उसमें लक्षणा वाला पॉइंट आता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा, ये है आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28, बिहारी के दोहा नंबर 1 प्रथम में कृष्ण के किस गुण का उल्लेख किया गया है? ए उनके पराक्रम का, बी उनके रूप परिवर्तन का, सी उनकी करुणा का और डी उनकी भक्ति का। यदि आपने अभी तक इसमें यहाँ पर ध्यान से आगे के प्रश्नों को भी अटेम्प्ट अगर कर लिया है तो फिर उसके आधार पर इसका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, उनका रूप परिवर्तन की बात उसमें वहां पर की गई है ना। तो आंसर यहां पर क्या है, बी। नेक्स्ट पॉइंट, झीने पट में झुलमुली, इस पंक्ति में झुलमुली शब्द किसे व्यक्त करता है? ए नायक का सौंदर्य, बी प्रकृति का सौंदर्य, सी नायिका की अनिर्वचनीय सुंदरता जिसको यहाँ पर जिससे वचनों से कहा न जा सके ऐसी सुंदरता, और डी चंद्रमा की चमक। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास है नायिका की अनिर्वचनीय सुंदरता से मीनिंग लगाया गया, उत्तर है सी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुत दोहा, इट मीन 16 नंबर का, वहां पर आपको दोहा लिखा हुआ आएगा में कवि ने किसकी शोभा का वर्णन किया है? ए नायिका के वस्त्रों का, बी नायिका के कर्ण आभूषण का, सी नायिका के आभूषणों का और डी नायिका के परिधान का। अब इसमें यहां पर ही देखो कि ये ऑप्शन कितने नियर के हैं, जरा सा आगे पीछे अगर चुक जाएं तो उत्तर अपना आंसर चुक सकता है इसमें, है ना। तब यहां पर इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल नयन और आदि लोगों ने इसका उत्तर दिया है नायिका के कर्ण आभूषण का। आंसर है यहां पर बी। फिर अगला पॉइंट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 31, झुलमुली शब्द का क्या अर्थ है? ए नायिका की झिल मिलाती कांति, बी झूलने वाली लता, सी नायक की मूर्ति और डी समुद्र का जल। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जैसे रहता ना कि कभी कभी इसके दो तीन तरफ अपन मीनिंग ले जाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ इस संदर्भ में इसका आंसर आएगा कि नायिका की झिल मिलाती कांति, है ना। और कांति शब्द का मतलब क्या होता है? उज्जवल। अगला क्वेश्चन नंबर 32, कवि ने नायिका के सौंदर्य की तुलना किससे की है? ए कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाल से, बी सूर्य की किरणों से, सी चंद्रमा की चांदनी से या डी कमल के फूल से। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाल से। इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर क्या? सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। अगला, इस दोहे में सपल्लव डार का आशय क्या है? ए नायिका के वस्त्र, बी नायिका के शरीर के विभिन्न अंग, सी कल्प वृक्ष की डाल और डी समुद्र की लहरें। पल्लव, है ना, सपल्लव डाल, डार डाल, तो इसका उत्तर जो है यहाँ से पकड़ने में ठीक रहेगा। आंसर अपने पास क्या है इसका? कल्प वृक्ष की डाल से इसका मीनिंग लिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट, इस दोहे मतलब 16 नंबर में नायक और नायिका को क्या माना गया है? अच्छा प्रश्न है, पहले एक आध जगह किसी प्रीवियस ईयर में विगत वर्ष के एग्जाम में आया हुआ टाइटल है, फोकस ऑन करें इस पर, क्या इसका उत्तर होगा? नायक को आलंबन, नायिका को उद्दीपन। मुझे लगता है कि सब समझ में आता है आपको रस के संदर्भ में कि आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, इतना मैं जानता हूँ, है ना। नायक को आश्रय, नायिका को आलंबन, नायिका को आश्रय, नायक को उद्दीपन, और दोनों को जो है वो उद्दीपन, दोनों इट मीन्स यहाँ पर कौन सा? नायक नायिका। बाकायदा उसमें वहाँ पर ही बताया था कि नायक जो है नायक को आश्रय और नायिका को आलंबन, है ना, नायक को आश्रय और नायिका को आलंबन के रूप में कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काड़े कोनु, इस पंक्ति में कीने का अर्थ क्या है? ए लाखों, बी करोड़ों, सी हजारों और डी सैकड़ों। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है लाखों या करोड़ों या हजारों या सैकड़ों। बिल्कुल इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर करोड़ों, है ना। चलते हैं, इसका उत्तर है अपने पास क्या? बी करोड़ों। अगला पॉइंट 36, कोनु हूँ कोटिक जतन अब कही काड़े कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोनू, इस दोहे में व्यक्त भाव क्या है? ए वात्सल्य का, बी अनन्य प्रेम का, और यही है कि मैं अब अनन्य प्रेम के उसमें जाल में फंस गई हूँ, या फिर सी करुणा का, या डी क्रोध का। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अनन्य प्रेम, है ना। यहाँ पर बाकायदा उसमें स्पष्ट रूप से
लिखा हुआ है कि उनके लावण्य रूपी उसमें जो है मैं पूरी तरीके से मुग्ध मोहित हो गई हूँ, इसलिए अनन्य प्रेम इसका आंसर जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुत दोहा 18 में नायिका किसके रूप लावण्य में पूर्णतः निमग्न है? ए सखी के, बी मोहन नायक के, सी स्वयं के, या डी प्रकृति के? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां पर उल्लेख है। हाँ राजेश बिल्कुल सही, ठीक है गणेश बिल्कुल सही, ओके। तो इसका आंसर आपके पास बिल्कुल प्रेमलाल, इसका आंसर है आपके पास मोहन नायक के, आंसर जाएगा इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, नायिका अपने मन की स्थिति किससे तुलना करके व्यक्त कर रही है? नायिका अपने मन की स्थिति किससे तुलना करके व्यक्त कर रही है? ए पत्थर पर अंकित चित्र से, बी समुद्र की लहरों से, सी पानी में मिले नमक से, और डी बादल से घिरे चंद्रमा से। नायिका अपने मन की स्थिति किससे तुलना करके व्यक्त कर रही है कि उनका मन जो है वो कैसा हो गया है? उत्तर बताओ। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब। चंचल और आदि लोगों का उत्तर है इसमें यहाँ पर पानी में मिले नमक से, है ना, कि पानी में जब अगर नमक जाएगा तो नमक अपना अस्तित्व पूरा खोता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर नायिका ये कह रही कि अब मेरा मन तो जो है पूरी तरीके से वहाँ पर अनन्य प्रेम में लग गया है और अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो उत्तर क्या है इसमें? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तुत दोहे में इट मीन्स यहाँ पर जो 18 वाला है में नायिका का कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? ए क्या वो करुणा के मोड में है, बी वो एकनिष्ठ प्रेम में है, सी वो भय में है, या डी वो क्रोध में है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास क्या है? एकनिष्ठ प्रेम की बात आती हुई दिखाई दे रही है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस दोहे में इट मीन्स 18 वाले में नायिका किसे संबोधित कर रही है? ए नायक को, बी माता पिता को, सी अपने सखी को, डी स्वयं को? आ चुका है प्रश्न ये प्रीवियस ईयर का, विगत वर्षों की एग्जाम में जो है यहाँ पर जो डिफरेंट लेवल की होती है उसमें ये प्रश्न आया है। क्या जाएगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है अपनी सखी को, है ना। इसमें यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? अपनी सखी को जो है वो संबोधित कर रही है कि अब तू मुझे कितना भी समझा ले, अब काम बनने वाला नहीं है। उत्तर है यहाँ पर सी। चलते हैं, दोहे में कही काड़े कोनू में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बिल्कुल है, पर उत्तर लगाने में जल्दी मत करना। बिल्कुल नवीन उत्तर तो लगाया बेटा, पर यहाँ पर जल्दी मत कर। इसमें जो है इसका आंसर ये है तो सही, लेकिन ये 60% है। उपमा है 9, पुनरुक्ति है 9। आंसर है यहाँ पर अनुप्रास में भी वृत्त्यानुप्रास है, और वृत्त्यानुप्रास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जवाब। वृत्त्यानुप्रास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जब एक वर्ण की एक से अधिक बार, तो यहाँ पर ये जो कही का जो क है ये आपके पास एक से अधिक बार काड़े में और एक बार कोनू में रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर है यस। तो इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास है। अनुप्रास तो है, लेकिन उससे भी बढ़ करके आपके पास यहाँ पर कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। ये ऐसी जल्दी जो नवीन है वो कहीं तुमको दिक्कत ना दे जाए, है ना, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? वो है इसमें सी। ठीक, तो ये मान करके चलते हैं कि प्रश्न जो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। बिहारी का जो दोहा क्रमांक 1, 16 और 18 से रिलेटेड जो मुख्य बातें थी और बिहारी के जो परिचय से रिलेटेड वो इसमें यहाँ पर फिनिश है ना। आगे अगली रचना के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।